तो देखो बच्चों, आज हम लोगों का बिजनेस स्टडीज का, आज थर्सडे है, बिजनेस स्टडीज का टाइम है। तो बिजनेस स्टडीज का आज हमारी पहली क्लास, पहला चैप्टर 2026 का आपका बैच। और इसमें पहली क्लास जो है हमारी, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए, आज बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब देखना ये है कि सर, हमने क्लास 11th में भी बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, अब भी पढ़ी है, क्या सिमिलरिटीज हैं दोनों के अंदर, बताओ सर। तो मैंने कहा देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बात बता दूं, पूरी अब आपकी आपकी जो बिजनेस स्टडीज है पूरी मैनेजमेंट पर है। मैनेजमेंट, ठीक है। किस चीज का? दो बुक्स हो सकता है कि आपको दो बुक्स दी हो आपको, ठीक है, आपके स्कूल में जो कोर्स कंटेंट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट वन पार्ट टू, ठीक है। तो पार्ट वन के अंदर क्या चीज बता रखी है, मैनेजमेंट के कुछ चैप्टर्स हैं, और पार्ट टू में भी मैनेजमेंट के चैप्टर है, लेकिन पार्ट टू के अंदर फाइनेंस के साथ मैनेजमेंट बताया गया है। पार्ट वन के अंदर बिजनेस के साथ मैनेजमेंट को समझाया गया है। तो बिजनेस मैनेजमेंट पार्ट वन में हो गया, और फाइनेंस के साथ जो मैनेजमेंट समझाएंगे वो पार्ट टू में बताएंगे। पार्ट टू बुक में कोर्स कंटेंट थोड़ा कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, इस तरीके के चैप्टर्स हैं। पार्ट वन के अंदर पहले आपको मैनेजमेंट समझाई जाएगी, और वो भी बिजनेस के साथ, है ना। तो चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसी के ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या समझाने जा रहा हूँ, देखो साथ साथ पिक्चर भी बनाता चलूंगा आपसे, जिससे आपको क्या सारी बातों को क्लैरिटी मिल जाए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसके अंदर है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट समझाऊंगा। तो पहले तो अपन मैनेजमेंट का मीनिंग लिखते हैं, और फिर उसमें एक एक वर्ड का मतलब समझा दूंगा, जिससे आपको डेफिनेशन को याद भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी, क्योंकि हर एक वर्ड से आपका आगे बातें निकलती चली जाएंगी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ, लिख लो पहले, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, डन बाय अदर्स with the aim of achieving goals effectively and efficiently। क्या होता है मैनेजमेंट, ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, इन सारी बातों की चर्चा करनी है। अब आप देखो, सबसे पहले तो अपन ये चीज समझते हैं, एक बार इनफॉर्मली एग्जांपल आपको दूंगा, जिससे आपको बात समझ में आए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट देखो एक ऐसी चीज होती है जो महसूस होती है, जो हमें दिखती नहीं है। आप कई बार क्या होता है कि किसी भी होटल में जाते हो, ठीक है, होटल में जाते ही, जैसे ही अपन किसी होटल में गए रहने, तो वहां पे रिसेप्शन पे जैसे ही गए, रिसेप्शन पे जाते ही आप कहीं पे भी जर्नी करने जा रहे हो, होटल में रुकते हैं, तो फटाफट से आपका लगेज उठाने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। आपकी फॉर्मेलिटी फटाफट से कंप्लीट कर ली जाती है, और आपको रूम की चाबी दे दी जाती है। जैसे ही आप रूम के अंदर गए, आपके लिए ब्रेकफास्ट आ जाता है, रिफ्रेशमेंट करने के लिए आ जाता है। रूम के अंदर जाते हो तो आपको आपके फ्रेश होने के लिए बाथरूम एकदम क्लीन होता है, रूम एकदम क्लीन होता है, ठीक है, पूरा फ्रेशनर उसमें डाला हुआ होता है, हर तरीके से एकदम प्रॉपर फैसिलिटीज होती हैं। जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो सारी चीज ऑलरेडी वहां पर पड़ी हुई होती है पहले से ही। जब आपको किसी चीज की जरूरत होती है, आप वहां पर इंटरकॉम होता है, एक बटन दबाते हो, आपके पास वेटर आ जाता है पूछने के लिए कि मतलब जो भी चीज की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपके सामने आ जाता है। तो आपको क्या लगने लगता है कि यार यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट क्या है, कोई चीज है मैनेजमेंट जो अच्छा है? मैनेजमेंट कहीं कुछ दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है, यार यहाँ की चीज बहुत शानदार है, मजा आ गया, मतलब, ठीक है, फीलिंग आने लग जाती है। और मान लो किसी भी आप होटल में गए, और वहां पर आप देख रहे हो साहब, आपका लगेज उठाने के लिए कोई नहीं है, आप अंदर रूम में जा रहे हो, तो होटल के अंदर जाने के बाद आधे घंटे बाद तो आपको रूम अलॉट हो रहा है। फिर आप वहां पे जाने के बाद फ्रेश होने के लिए कुछ ना तो टॉवल पड़ा हुआ है ना कुछ है, और इतनी स्मेल आ रही है रूम में, तो आप बोल रहे हो कि क्लीन भी नहीं कर रखा है इसको, है ना। तो आपको क्या लगता है कि यार यहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार है, क्या है यहाँ का मैनेजमेंट। तो आपको जैसे मैंने होटल का एग्जांपल दिया, ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। अब आप हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी हॉस्पिटल में गए, ठीक है, अब हम हॉस्पिटल में अंदर जाके देखते हैं कि कोई भी इमरजेंसी केस आया, फटाफट स्ट्रेचर आ गया, उसको फटाफट से इमरजेंसी में ले जाके उसको लाइफ सेविंग मशीन लगा दी,
ठीक है, कार्डियक मशीन लगा दी, उसकी जो है ना जो हार्ट बीट्स चेक करने लग गए, जो भी ज़रूरी दवाइयाँ उसको फटाफट से दवाइयाँ देना चालू कर दिया, उसकी लाइफ को सेव करने की कोशिश की, बाद में बिल बनाने के लिए बोला कि जो भी अमाउंट डिपॉजिट कराना है वो बाद में कराएं। और ये आप देखते हो यार, होटल का अपना हॉस्पिटल का मैनेजमेंट तो बहुत शानदार चल रहा है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है देखो। और जो मरीज है वो भी देखो, उसको स्वस्थ करके इन्होंने वापस भेजा, खाने पीने का जो अटेंडेंट का अरेंजमेंट है वो भी है हॉस्पिटल की तरफ से ही, पेशेंट के पास भी खाना हॉस्पिटल की तरफ से ही आता है, उसको नॉर्मल करने के बाद उसको इतने हाइजेनिक तरीके से चीज को रखते हैं, कोई समस्या नहीं आती वहां पे। तो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया जगह है ना, ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर आप हॉस्पिटल गए तो वहां देखा कि साहब वहां पर तो कोई देखने वाला नहीं है, इतनी देर से जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के ऊपर बेचारा पेशेंट झेल रहा है, और वहां पर कोई देखने वाला ही नहीं है ना, है ना। तो वहां पर आप ये देखते हो कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, और लाइफ सेविंग मशीन भी नहीं लगा रखी, क्या पता पेशेंट की जान कब चली जाए, और उसको कोई देखने वाला भी नहीं, और कह रहे हैं पहले तो अमाउंट डिपॉजिट करा कराओ। तो आपको लगता है यार ये जगह तो बहुत बेकार है। तो मैनेजमेंट देखो एक ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी होती है ना। तो मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां मैनेजमेंट होगा। तो आपको क्या चीज सिखाई गई है कि मैनेजमेंट को समझना है हमको, हमारे चैप्टर के अंदर की मैनेजमेंट है क्या। ये डेफिनेशन मैंने आपको जो मैनेजमेंट की लिखवाई है, कुछ पिक्चर्स बनवाऊंगा और कुछ पिक्चर बनवा मतलब कुछ पिक्चर सामने लगाऊंगा, और उस पिक्चर से आप लोगों को ये चीज समझाऊंगा कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखो हालांकि एक कहावत भी है कि 1 पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स, है ना। तो ये देखो, आप इस पिक्चर से इस बात को समझ सकते हो कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के अंदर टाइम का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है? टाइम का भी ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आप लोग देख सकते हो कि अब ये पिक्चर जो है हम लोगों को देखो साफ बात बता रही है कि ये पिक्चर ये बात बता रही है कि मैनेजमेंट करना है किस चीज का, हमको टाइम का, ठीक है। अब इसी के साथ साथ देखो एक पिक्चर और लगाऊंगा, वो भी आप लोगों को क्या बात बताएगी, और फिर एक एक वर्ड का मैं मीनिंग आपको देखो समझाऊंगा, तो आपको बात समझ में आ जाएगी इन पिक्चर्स के थ्रू ही कि मैंने क्या क्या बातें आप लोगों को बताई इससे लिंकअप, ठीक है। देखो यहीं पे लगा दो इस पिक्चर को, ठीक है। अब देखो इसमें इस डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताई, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। हमारा पहला कीवर्ड क्या है इसके अंदर, हमारा पहला कीवर्ड है इसके अंदर कि मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहला कीवर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। हम किसके खुद सारे काम नहीं कर रहे हैं, हम किसके थ्रू काम करवा रहे हैं? दूसरों से काम करवा रहे हैं। गेटिंग थिंग डन बाय अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी ये कीवर्ड्स हैं देखो पूरी डेफिनेशन के अंदर कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम खुद काम नहीं करते। देखो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है कि देखो इसके अंदर आपको मैंने क्या बात बताया है, दो वर्डिंग्स का यूज करवाई है। पहली वर्ड क्या यूज करवाया है? इफेक्टिवली, और दूसरी वर्ड यूज करवाया है एफिशिएंटली। इन दोनों वर्ड्स को भी मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब सवाल ये उठता है सर इफेक्टिवली का मतलब क्या है, ठीक है, इफेक्टिवली का मतलब क्या है, और दूसरा वर्ड है सर एफिशिएंटली, इसका मतलब क्या है? एफिशिएंटली, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बार अपन एक काम करते हैं, इसको इसको भी मैं एग्जांपल से बात वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक काम करो, आप इसको एक नॉर्मली वे में समझो। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब होता है वर्क टू बी डन ऑन टाइम, ठीक है। और एफिशिएंटली का मतलब होता है विद रिड्यूस कॉस्ट, विद रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर कहना क्या चाहते हो, बात तो समझ में आ नहीं रही, क्या इफेक्टिवली, क्या एफिशिएंटली, क्या प्रोसेस, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूं ना आपको, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं वो बातों को पढ़ेंगे, लेकिन पिक्चर के अंदर आपने जैसा कि देखा पीछे घड़ी बनी हुई है ना, और कुछ लोग हैं, दो तो देखो मेन लोग हैं, बाकी कुछ टेबल पे लोग बैठे हुए हैं, और वो जो दो मेन लोग हैं सामने वो बाकी के लोगों को कुछ समझा रहे हैं। वो सामने जो खड़े हैं दोनों, तो वो कौन है? वो मैनेजर्स हैं। उनको हर चीज क्या करनी है? मैनेज करनी है। किनको? अपने एम्प्लॉइज को हर चीज समझा रहे हैं कि कैसे काम करना है। क्या मैनेजर सारा काम खुद कर सकते हैं? आंसर है नहीं, वो दूसरों से काम करवाते हैं। देखो यहां पर वर्क किया जा रहा है, सारे वर्क कोई खुद नहीं कर रहा, वर्क डन बाय अदर्स हो रहा है, वर्क डन बाय अदर्स।
देखो अब मैं आपको इसको है ना आपका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। अब आपके स्कूल को लेते हुए चलते हैं, स्कूल का मैनेजमेंट लेते हुए चलते हैं। अब आपके स्कूल का टीचर जो प्रिंसिपल मैडम है वो ये सोचें कि सारा काम मैं खुद ही कर लूंगी। ठीक है, सबसे पहले सोचो आप स्कूल के अंदर जाते हो, सबसे पहले स्कूल का गेट प्रिंसिपल मैडम खोलती हैं। ठीक है, फिर आप अंदर जाते हो, अंदर जाने के बाद फिर सीधा वो बेल लगाने के लिए जो बाई जी का काम है घंटी मारने का, वो भी काम प्रिंसिपल मैडम कर रही है। ठीक है, सोचो जरा फीलिंग कैसी आएगी। फिर जैसे ही आप क्लास के अंदर गए तो अब आपको पढ़ाने भी वही बैठ गई। ठीक है, फिर उसके बाद छुट्टी हुई, फिर घंटी बजाने गई। फिर फीस कलेक्शन की बारी आती है तो फीस कलेक्ट भी वही करती हैं, और सारा झाड़ू पोछा स्कूल का भी वही लगाती हैं। तो सोचो अब क्या आपको लगता है क्या प्रिंसिपल मैडम एक अकेली वो सारे काम कर लेंगी? आंसर है नहीं, वो सारे काम वो खुद नहीं कर सकती हैं। तो उनको क्या काम करना पड़ता है, वो खाली मैनेज करती हैं, काम दूसरों से करवाती हैं। ठीक है, उन्होंने टीचर्स अलग अलग रखे हुए हैं, फीस कलेक्शन वाले अलग अलग रखे हुए हैं, कोऑर्डिनेटर्स अलग रखे हुए हैं, बाई जी घंटी लगाने वाली अलग रखी हुई है ना, झाड़ू पोछा मारने वाले लोग अलग हैं, स्वीपर्स लोग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक मैनेजर जो होता है ना, उसमें मैनेजमेंट में आपको ये चीज सिखाई गई है कि आप कोई भी काम सारा खुद नहीं कभी करते हो। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम काम दूसरों से करवाते हैं, लेकिन काम दूसरों से करवाने के साथ साथ वर्क को कैसे करवाना होता है इफेक्टिवली। वर्क इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए, हाँ यही समझाना चाहता हूं, वर्क इफेक्टिवली होना चाहिए और एफिशिएंटली होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे होना चाहिए इसी बात के ऊपर अब अपन चर्चा करेंगे। इफेक्टिवली का मतलब है ऑन टाइम होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मम्मी ने आपको बोला खाना बनाने के लिए। ठीक है, मम्मी ने आपको खाना बनाने के लिए बोला कि बेटा देख 2 घंटे में मेहमान आ जाएंगे, फटाफट से खाना बनाना है। ठीक है, तो आपने बोला ठीक है खाना बना दूंगी मैं, तो आपको खाना बनाना आता है तो आपने खाना बनाने के लिए मम्मी से एग्री कर लिया। लेकिन खाना तो बना लेते हो, लेकिन बहुत ज्यादा वेस्टेज कर देते हो खाने की बनाने के साथ साथ। तो मम्मी बोलेगी कल से तू खाना मत बनाना भाई, मैं ही बना लूंगी, यही बोलेगी ना। क्योंकि मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मम्मी का रसोई का मैनेजमेंट कैसा है कि काम होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए और विद रिड्यूस कॉस्ट होना चाहिए। आप काम तो पूरा कर लेते हो, लेकिन काम करने के साथ साथ क्या काम करते हो उसको, उसमें उसमें वेस्टेज ज्यादा कर देते हो, खर्चा ज्यादा हो जाता है आपका काम करने के साथ। तो क्या मतलब है, 2 रोटी बनाओगे लेकिन 4 रोटी का आटा खराब कर दोगे तो बेकार हो जाएगा ना। इतना फैलावा कर दिया, अब वो फैलावे को कौन समेटेगा, वेस्टेज हो जाएगा, टाइम की भी वेस्टेज हो जाएगी। अब आप मान के चलो कॉस्ट तो रिड्यूस करते हो आप, कॉस्ट रिड्यूस का बिल्कुल वेस्टेज नहीं करोगे, साफ सुथरे तरीके से काम करोगे। लेकिन मेहमान आने हैं 2 घंटे के अंदर और आपका खाना बन के तैयार हो रहा है 5 घंटे में। बढ़िया खाना बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, विद रिड्यूस कॉस्ट कर रहे हो, लेकिन इतनी देर में तो मेहमान आके चले जाएंगे। तो फिर ऐसे ऐसे खाने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है ऐसे खाने का। तो आपको ये बात बताई गई है कि हमें काम दूसरों से कराना है। मैनेजमेंट ये बात बोलता है कि हमें काम दूसरों से कराना है, दूसरों से कराना है, क्योंकि सारे काम हम खुद नहीं कर सकते। हमें काम दूसरों से कराना है, किस तरीके से कराना है, इफेक्टिवली कराना है और एफिशिएंटली कराना है। ठीक है, इफेक्टिवली मतलब ऑन टाइम और एफिशिएंटली मतलब विद रिड्यूस्ड कॉस्ट। ठीक है, अब देखो अब बात यहां पर आती है कि अब आप ये बोलोगे कि सर बात तो आपकी सारी सही है, लेकिन सर एक कंफ्यूजन सर हमें बहुत ज्यादा हो जाता है। मैंने कहा क्या सर, यहाँ पर है ना ये हमें ये समझ में नहीं आ पाता सर, हम इफेक्टिवली के अंदर रिड्यूस कॉस्ट लिखाते हैं और एफिशिएंटली के अंदर ऑन टाइम लिखाते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन है सर, इसको इसको कैसे दूर करें। मैंने कहा देखो इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है सर, क्या? मैंने कहा देखो अगर हम इफेक्टिवली बोलते हैं, इफेक्टिवली, तो सारा फोकस मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर, है ना, इफेक्टिवली। अगर मैं बोलता हूं यहां पर एफिशिएंट, एफिशिएंट, एफिशिएंट अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब सारा फोकस किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर। एफिशिएंट, सी के ऊपर, सी के ऊपर सारा फोकस आ रहा है। तो जहां आप बोलते हो एफिशिएंट, तो वहां क्या समझ जाओगे, वहां समझ जाओगे कि बात किसकी हो रही है, वहां पर आप समझ जाओगे कि बात हो रही है रिड्यूस्ड कॉस्ट की, क्योंकि सी के ऊपर सारा फोकस है। जहां पर बात आ रही है इफेक्टिव, वहां पर आप समझ जाओगे कि फोकस किसके ऊपर है, फोकस है पूरा टाइम के ऊपर। फोकस किसके ऊपर है, टाइम के ऊपर। यहां फोकस किसके ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर, सी से, है ना। अब आप देखो, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसका एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल लिखो जिससे आपको बातें समझ में आ जाए कि हाँ क्या चीज मैं कहना चाह रहा था। लिखो चलो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो इसमें क्या चीज है,
अब देखो बच्चों, अब मैं आप लोगों को ये बात बताने जा रहा हूँ कि हमने जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पढ़ा है ना, उस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का अपन एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं। मान के चलो ये है एक सेल्स मैनेजर, एग्जांपल के तौर पे ये कौन है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है, सेल्स मैनेजर है, ठीक है। एक कंपनी है, उस कंपनी ने इसको टारगेट दिया है, सेल्स मैनेजर को क्या टारगेट दिया है, टारगेट, क्या टारगेट है, टारगेट 1 मंथ, 1 मंथ का टारगेट दिया है टू अचीव, सेल्स ऑफ 5000 यूनिट्स। इसको ये टारगेट दिया कि तेरे को 5000 यूनिट्स बेचनी है। तो अब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सेल्स मैनेजर इफेक्टिव है, अब देखो कंक्लूजन क्या हुआ है, ठीक है, रिजल्ट क्या है, क्या इसने 1 मंथ के अंदर अचीव कर लिया, पहले तो अपन ये देखेंगे रिजल्ट क्या है, क्या उसने 1 मंथ में अचीव कर लिया। तो आप बोलोगे मैंने इसका आपको रिजल्ट दिया कि टारगेट टू अचीव, इसमें लिखा हुआ है टारगेट 1 मंथ का दिया था इसको, है ना, टारगेट तो अचीव किया है, टारगेट ऑफ सेल्स ऑफ 5000 यूनिट अचीव, नॉट इन 1 मंथ, 1 मंथ में अचीव नहीं किया उसने, अचीव इन 2 मंथ्स, अचीव इन 2 मंथ्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि ये सेल्स मैनेजर जो है, क्या ये सेल्स मैनेजर इफेक्टिव है, क्या ये सेल्स मैनेजर इफेक्टिव है, तो आप क्या बोलोगे कि सर देखो इसको जो टारगेट दिया गया था वो दिया गया था कि 1 मंथ में सेल्स को अचीव कर लेना है, तो इसने 1 मंथ में तो सेल्स को अचीव किया नहीं, जबकि कितने मंथ में जाके सेल्स अचीव की है अपनी, इसने तो सर 2 मंथ में जाके अचीव की है, 1 मंथ में तो की नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस के अंदर क्या हम इसको मानेंगे कि ये 1 मंथ में अचीव तो कर नहीं रहा, क्या उसको इफेक्टिव मानेंगे, ही इज नॉट इफेक्टिव, ये इफेक्टिव नहीं है। अगर मैं बोलूं क्या ये एफिशिएंट है, एफिशिएंट ये तब माना जाएगा जब ये रिड्यूस्ड कॉस्ट पे काम कर देगा, ठीक है। अब देखो अगर सेकंड नंबर के केस के अंदर अगर मैं यही आपको एग्जांपल यहां पर देता, ये तो मैंने इफेक्टिव का एग्जांपल दे दिया, अब एफिशिएंट का एग्जांपल दूं, तो देखो इस सेल्स मैनेजर को मैंने क्या एग्जांपल, क्या मतलब क्या टारगेट क्या दिया, देखना ध्यान से सुनना। इस सेल्स मैनेजर को एक टारगेट मिला, टारगेट क्या है, गिवन टारगेट, गिवन टारगेट, क्या टारगेट है, टू अचीव सेल्स यूनिट ऑफ 5000 यूनिट इन 1 मंथ, टू अचीव सेल्स ऑफ 1000 यूनिट्स इन 1 मंथ, ठीक है। अब रिजल्ट क्या आया, अब रिजल्ट पे जरा ध्यान देना, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया कि इसने अचीव तो कर लिया, लेकिन 1 मंथ के अंदर अचीव तो कर लिया बट विद हाई कॉस्ट, इसको इसका खर्चा बहुत ज्यादा आ गया, इसको डिस्काउंट बहुत ज्यादा देने पड़ गए, खर्चा बहुत ज्यादा कर लिया इसने, सेल्स अचीव तो कर ली लेकिन इतने ज्यादा खर्चा करके किया, तो क्या खर्चा ज्यादा होना चाहिए, आंसर है नहीं, क्योंकि हम मैनेजमेंट तब परफेक्ट मानते हैं जब वो रिड्यूस कॉस्ट पर हो और ऑन टाइम हो। तो लिखो इसका रिजल्ट लिखो, पहले फिर समझाता हूं, सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर अचीव द टारगेट, अचीव द टारगेट, कैसे अचीव किया उसने, अचीव द टारगेट इन 1 मंथ, लिखते चले जाओ, बट विद हाई कॉस्ट, बट विद हाई कॉस्ट, हाई कॉस्ट। अगर वो हाई कॉस्ट पर अचीव करता है तो क्या आप बोलोगे, उसने हैवी डिस्काउंट दिए उस पर, गिविंग हैवी डिस्काउंट, अब वो हैवी डिस्काउंट देगा तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो क्या आप उसको हम बोलेंगे कि ये एफिशिएंट है, तो आप क्या बोलोगे, ही इज नॉट एफिशिएंट, ही इज नॉट एफिशिएंट, वो एफिशिएंट नहीं है, नॉट एफिशिएंट, समझे आप मेरी बात, ही इज नॉट एफिशिएंट। तो अब हमने देखो ओवरऑल हमने देखो क्या बात की, तो अगर मैं देखो अगर आप लोगों से ओवरऑल अगर बात करूं, तो मैंने अब तक आपको जो बातें बताई वो ये बात बताई कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स,
ठीक है, हम दूसरों से काम करवाते हैं विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। किस एम से करवाते हैं? ताकि हमारे गोल्स अचीव हो जाएं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे गोल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव हो जाएं, इफेक्टिवली अचीव होने चाहिए और एफिशिएंटली अचीव होने चाहिए। तो पिक्चर में आपको ये बात समझाइए कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। कि मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो मैनेजर है वो खुद काम नहीं करता, दूसरों से काम करवाता है, वर्क डन बाय अदर्स होता है। ठीक है, वर्क कैसे डन होता है? वर्क डन बाय अदर होता है। और कैसे होता है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब है कि कोई भी मैनेजर अगर काम करवा रहा है तो वो कैसे काम करवा रहा है? ऑन टाइम। मतलब दूसरों से काम करवाओ, लेकिन कैसे काम करवाओ? ऑन टाइम कराओ। मैनेजर खुद भी काम करता है, 5,000 यूनिट का उसको टारगेट दिया गया है, वो 5,000 यूनिट एक मंथ में, अगर उसको ये टारगेट मिला है कि आपको एक मंथ के अंदर 5,000 यूनिट बेच लेनी है, वो 5,000 यूनिट बेच तो लेता है, लेकिन एक मंथ में नहीं बेच पाता, 2 मंथ में बेच पाता है। तो इसका मतलब उसने टारगेट अचीव तो किया बट टाइमली अचीव नहीं किया, तो वो एफिशिएंट नहीं है, सॉरी इफेक्टिव नहीं है। एफिशिएंट हो सकता है पर इफेक्टिव तो नहीं है। और अगर वो, मैं बोलता हूं दूसरा केस, मैंने बोला कि उसको 1 मंथ का टारगेट दिया मैंने 1,000 यूनिट सेल्स करने का, उसने 1,000 यूनिट सेल तो कर दी लेकिन विद हाई कॉस्ट किया। अब कॉस्ट ज्यादा कर दी तो हम बोलेंगे क्या वो एफिशिएंट है? वो इफेक्टिव तो हो सकता है बट एफिशिएंट नहीं है। दोनों केस के अंदर अगर एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों में से कोई भी एक भी चीज गायब है तो याद रखना प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। प्रॉपर मैनेजमेंट होने के लिए दोनों चीजों का होना जरूरी है, इफेक्टिवली भी होना जरूरी है और एफिशिएंटली होना भी जरूरी है। तो मैं समझता हूं आप लोगों को डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद हो गई होगी। मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं। किस तरीके से काम करवाते हैं? वर्क हमारा इफेक्टिवली, गोल अचीव हो, विद इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो। तो उम्मीद करता हूं बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आप लोगों को और बात बता देता हूं कि ये डेफिनेशन हम लोगों ने जो लिखी है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। हालांकि आप लोग जब अपनी बुक पढ़ोगे तो बहुत सारे राइटर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन बोली है, अपने अपने तरीके से बोली है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी राइटर की डेफिनेशन लिखते हो, बात सब यही बात बोल रहे हैं जो मैंने लिखवाई है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी राइटर का नाम लिख के अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो आपको वर्ड टू वर्ड फिर वही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि वर्ड टू वर्ड हमको उस पर्टिकुलर राइटर की डेफिनेशन याद नहीं है, तो आप अपनी यही डेफिनेशन लिख सकते हो जिसके अंदर आपको किसी का नाम नहीं लिखना, मैनेजमेंट का मीनिंग को क्लियर कर देना है। लेकिन अगर हम किसी राइटर का नाम लिखेंगे तो फिर उसको उस केस के अंदर वर्ड टू वर्ड हमारा सिमिलर होना चाहिए। अब देखो हमारे इसी के अंदर एक वर्डिंग आ रही थी कि प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब प्रोसेस का मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं कि सर ये प्रोसेस का मतलब क्या होता है ना। तो चलो, तो सबसे पहले अब लोग हेडिंग डालेंगे कि प्रोसेस का मतलब क्या है। कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जो वर्डिंग आ रही थी प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस से मतलब है कि मैनेजमेंट कुछ चीजों से मिलकर के बनता है। मैनेजमेंट के अंदर देखो सबसे पहले हम कहते हैं कि प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग। फिर होना चाहिए ऑर्गेनाइजिंग, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। फिर होनी चाहिए, होना क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड के बाद थर्ड आएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग होनी चाहिए, फिर स्टाफिंग। और फिर होना चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन। और फिर होनी चाहिए क्या? कंट्रोलिंग, ठीक है। तो देखो कल को मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, या आपसे पूछा जाए कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। बच्चे देखो फंक्शंस में फीचर्स लिखे आते हैं, फीचर्स में इंपॉर्टेंस लिखे आते हैं, प्रोसेस के अंदर कुछ और ही लिखे आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रोसेस और फंक्शन का मतलब एक ही है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो आप क्या लिख कर आओगे कि मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है या फंक्शन है वो है पॉस डीसी, है शॉर्ट फॉर्म याद रखवाने के लिए बुलवा रहा हूं आपको मैं। क्या है? पॉस डीसी। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी फॉर कंट्रोलिंग। और मजे की बात यह है, जो मैं आपको अभी आपको जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो शुरू शुरू में मैंने आपको क्या बात बोली थी कि आप लोगों की फर्स्ट बुक है जो बिजनेस मैनेजमेंट के ऊपर है। तो जब आपको मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन दिया गया फर्स्ट बुक के अंदर, तो वहां पर मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर जो प्रोसेस है ना, सबके ऊपर एक एक चैप्टर है। कंट्रोलिंग चैप्टर आखिरी चैप्टर है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, बुक 1 खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो इसका मतलब प्लानिंग के ऊपर पूरा चैप्टर, हाँ, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर पूरा चैप्टर, वही तो, स्टाफिंग के ऊपर पूरा चैप्टर, डायरेक्टिंग के ऊपर पूरा चैप्टर, कंट्रोलिंग के ऊपर भी पूरा चैप्टर। अच्छा, तो देखो बच्चों अब मैं आप लोगों को बात बताऊं, ये देखो चैप्टर्स के अंदर तो ये सारी बातें एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे,
लेकिन मुझे आप लोगों को इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी बताना पड़ेगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसका पढ़ेंगे कि क्या मतलब होता है प्लानिंग का, थोड़ा सा पता होना चाहिए ना अपन को। कल को मान लो फर्स्ट चैप्टर के तहत ही आपका कोई क्वेश्चन आ गया केस स्टडी का, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग का मीनिंग क्या है। कुछ पिक्चर्स रख के आपको इनका मीनिंग समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो आप इसको समझो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे फर्स्ट प्लानिंग की, ठीक है। प्लानिंग की डेफिनेशन लिखो, प्लानिंग का मीनिंग क्या है वो लिखो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक मैं पिक्चर रखूंगा और उस पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्लानिंग क्या चीज है। PLANNING प्लानिंग। तो पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी। लिखा है प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन where we are and where we want to be, where we want to be। इसका मतलब यही है। एक स्लोगन और लिख लो, इसको हम बोलते हैं थिंकिंग इन एडवांस। देखो सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको बोलूंगा ना, सारे एग्जाम्पल मैं आपको बिजनेस से लिंकअप ना देके आपको आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगा, जिससे आपको मेरी बातों को समझ में आने लगे कि मैं कहना क्या चीज चाहता हूं। अब थिंकिंग इन एडवांस से क्या मतलब है, मान के चलो अगर मैं प्लानिंग के बारे में बात करूं तो आप जर्नी जब करते हो, बाहर जाते हो, ठीक है, मैंने माना आप ट्रेवल करने जा रहे हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले तो आपको मन में विचार करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। अच्छा जाना है, ठीक है, मैंने सोच लिया कि मुझे जाना है वैष्णो देवी जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ वैष्णो देवी। अब वैष्णो देवी मंदिर जाना है, मुझे घूमने जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या प्लान करना पड़ेगा कि पहले तो मैंने प्लान किया जाना कहाँ है, फिर प्लान किया कि अब किस मोड से जाना है, अपनी कार से जाना है या मुझे बाय ट्रेन जाना है या मुझे बाय प्लेन जाना है। अगर मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है तो प्लेन से जाना पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मुझे मुझे है ना ट्रेन से तब जाऊंगा जब मुझे लगता है कि मुझे बार बार बीच बीच में रुकने की जरूरत नहीं है, पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं करने, तो ट्रेन से चला जाऊंगा। फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो बीच बीच में रुक रुक के जाना है, ठीक है, मैं एक साथ इतना सफ़र नहीं कर सकता कंटिन्यूएशन में, तो फिर मुझे अपनी गाड़ी से जाना पड़ेगा, अपनी कार से जाना पड़ेगा बाई रोड। तो प्लानिंग के अंदर हम पहले से सोच के रखते हैं कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, अच्छा वहां जाने के बाद कौन सा होटल लेंगे, कहाँ कहाँ जगह आसपास की घूमेंगे, वापस रिटर्न जर्नी कौन सी तारीख की होगी, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी जो है ना पहले से प्लान्ड होती हैं। तो प्लानिंग का मीनिंग क्या बात बताया, प्लानिंग जो एक ऐसा ब्रिज है जो उस चीज का गैप फिल कर देता है कि आप कहां हैं, वेयर यू आर, यानी वेयर वी आर लिखवाया ना, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, हम कहां पहुंचना चाहते हैं और अभी हम कहां हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल कर देता है। यानी थिंकिंग इन एडवांस, हम पहले से ही इस चीज को सोच विचार करके रखते हैं। तो देखो हम है ना, मैंने जैसे कि आपको प्लानिंग के बारे में बात बताई, मैं आप लोगों को इसकी एक पिक भी सामने रख दूंगा। देखो प्लानिंग, बाहुबली आपने मूवी देखी होगी, तो बाहुबली मूवी के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से बाहुबली की माँ कैसे प्लानिंग करती है, उसकी कैसे वॉर करनी है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक बार अपन इस सीन को देखते हैं ताकि आपको बात क्लियर हो सके कि मैं आपको कहना क्या चीज़ चाहता हूँ, है ना। प्लानिंग देखो हर जगह होती है, चाहे फिर वो वॉर करनी है तब भी प्लानिंग करी उन्होंने, बिना प्लानिंग के जो है वो वॉर नहीं हो सकती, है ना, कि कब कैसे व्यू रचना होगी, कैसे हम क्या कहते हैं उसको जो है चक्रव्यूह में फंसाएंगे। तो देखो ये किस तरीके से इन लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं कि भाई उसने कटप्पा ने क्या बात बोली कि मैं सैनिकों की एक दीवार बनाऊंगा, ठीक है, और उस दीवार से ही मैं ना उनको है ना जो काल का जो अपोजिट पार्टी थी जो उसको है ना अंदर नहीं आने दूंगा, ठीक है। इस तरीके से उसने पूरी प्लानिंग की इसके ऊपर। तो देखा आपने किस तरीके से ये लोग है ना अपनी जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे हमको वॉर को है ना जो फाइट करना है। तो बस यही तो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि वॉर को फाइट करने की पूरी प्लानिंग करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अपन इसके अंदर अपन ने देखा ये सारी बातें, ठीक है, ठीक है। तो चलो ये अपन ने इस मूवी का सीन लगा दिया, इससे आपको याद रह जाएगी बात कि प्लानिंग का मतलब क्या है, कि पहले से ही हर चीज़ डिसाइड करना। जैसे बाहुबली मूवी में प्लानिंग पहले से डिसाइड किया था कि कौन कब कहाँ आएगा, किस तरीके से आएगा, कैसे जो है मतलब कौन सा वर्क कहाँ पर किया जाएगा, तो वो प्लानिंग कहलाती है, थिंकिंग इन एडवांस, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।
तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।